Hello, welcome to you and my dear student of standard ninth. And today, as you can see on your screen, that we are going to do chapter number 8, framing of the constitution and its feature. This is a question answer session. I already covered part 1 where I had discussed 7 question answer. Now in this part I am going to cover all the give reasons, define, MCQ. Okay, so very long session it will going to be happen. So straight away moving to the first question. Okay, so here is your first question. Under question number 2, explain the statement. It can be asked in your exam for 2 to 3 marks. So here is your first question. Preamble is an extract of Indian Constitution. ओके जैसे आपकी पूरी बुक का अगर हम लोग शॉर्ट में कर दें तो एक इंडेक्स होता है, सेम वे प्रियम्बल हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लेता है. ओके, सो लेट अस डिस्कस कि प्रियम्बल इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बुक्स में भी स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन के ओपनिंग में क्या होता है, प्रियम्बल. डिस्क्राइब एज एन की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Well, the first point is the idea espoused by the Indian people, their aspiration means महत्वाकांक्षा, and their aspiration and their noble sentiment are expressed in the preamble. तो हमारे देश के जो लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो उनके नोबल सेंटिमेंट्स है, वो सब प्रियम्बल में शो किया गया है. पॉइंट नंबर 2, इट प्रोक्लेम द सोवेरेनिटी ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्व टू इस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर एंड रिपब्लिक. सो ये सब सारे वर्ड्सों को डिफाइन करता है. ये इंडिविजुअली हर एक वर्ड बहुत उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. ओके, ये इन सबको डिफाइन करता है हमारा प्रियम्बल. पॉइंट नंबर 3, द आइडिया ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आर एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल. प्रियम्बल में बेसिकली कौन से आइडिया शो किए गए हैं. आइडिया ऑफ जस्टिस मीन सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी है, फर्टर्निटी है, हर इंसान की डिग्निटी के बारे में उसमें ख्याल रखा गया है, हमारे देश की एकता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में उसमें कहा गया है. ओके, सो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख के मतलब बता सकते हो कि देयरफॉर इट इज सेड दैट द प्रियम्बल इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज योर फर्स्ट की रीजन. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन. So preamble is the key to understanding of the amendments of the constitution. So यहाँ पे आपको preamble समझना होगा एंड अगर आपको constitution में कुछ भी amendment करना है तो preamble का knowledge तो होना ही चाहिए. The constitutional maker were the person who had led the India struggle for freedom. So usually जब हमारा constitution बन रहा था after independence हम लोगों ने उसको बनाया था एंड उनको ये सब बातें पता थी. They had, point number 1, they had envisaged India as a democratic republic. So उन्होंने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया. पॉइंट नंबर 2, they espoused the value of justice, liberty, equality and freedom from the time to time. So उन्होंने टाइम टू टाइम उसमें अपडेट भी किया एंड ये सब वर्ड्स उसमें इंक्लूड किए. नाउ हियर आर द सम ऑफ द लीडर्स नेम. द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिजायर टू अचीव द वेलफेयर पीपल. मीन्स ये कांग्रेस का एक सपना था इनिशियल स्टेज पे कि एक ऐसा कंट्री बना जहाँ पे सबका डेवलपमेंट हो. पंडित नेहरू हैड एंडोर्स्ड द टेनेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एज द मीन्स टू इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट. सो उन्होंने एक सपना देखा था कि एक सोसाइटी ऐसी बननी चाहिए जहाँ पर सब लोग आगे बढ़ सके, सबका वेलफेयर हो, सबका डेवलपमेंट हो और सबका विकास हो. पॉइंट नंबर 4, दे वेयर अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी इन इंडिया. उनको पता था कि इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं. एंड पंडित नेहरू हैड एडवोकेटेड सेक्युलर वैल्यू. सेक्युलर वैल्यू मीन्स व्हाट, हमारे लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं. ओके, दस प्रियम्बल इज द की टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. प्रियम्बल सर्व्स एज अ कंपास. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट मी टेल यू कि सपोज यू आर इन अ शिप. आप एक शिप में हो एंड स्टॉर्म आ जाता है और आपको भी कुछ पता नहीं है, बोट इधर से उधर हो रही है. सो व्हाट यू विल सी मैग्नेटिक कंपास जो आपको डायरेक्शन शो करता है. एंड तब आपको आइडिया होगा कि हाँ हम लोग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है. सो समुद्र के बीच में जैसे वो कंपास होता है वो आपको डायरेक्शन शो करता है, सेम वे हमारा प्रियम्बल भी एक तरह का कंपास है. पर वो हमको क्या शो करता है,
Now that we will going to cover in this answer. The ideas, the aspiration and the noble sentiment of the people of India are reflected in the preamble. ये सब सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ ए विंडो टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो ये उसका एक बेसिक पार्ट है. इट हैज़ गाइडेड द कोर of the constitutional assembly and subsequently the governance of India. Let me adjust my image. Yes, so सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस किए गए. थर्ड पॉइंट, whenever any dispute regarding the meaning of the provision of the constitution arises, the Supreme Court can resolve the dispute by resorting the preamble. So basically जब भी कोई कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है एंड ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करता है और ज़रूरत पड़ने पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस भी किए जा सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, thus the preamble has served as a compass and direction the deliberation of the constitution assembly governance of India. ओके, इंडिया को कैसे गवर्न करना है उसको एक सही तरीका दिखाता है. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे. एंड द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बाय सुप्रीम कोर्ट, है ना. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसका सॉल्यूशन भी लाता है बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड द पर्टिकुलरली द प्रीएम्बल. ओके, सो हमारे कैसे गवर्नमेंट वर्क करेगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट भी ऑल्सो देयर. सो कैसे गवर्न करना है, कैसे देश चलाना है, ये सब हमको प्रीएम्बल बताता है, सेम एज ए शिप. फोर्थ नंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इंक्लूजन ऑफ द फेडरल यूनिटरी. फेडरल स्टेट अगर आपको पता होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया बहुत सारे स्टेट्स का एक यूनियन है. ओके, जहाँ पे दो गवर्नमेंट वर्क करती हैं. यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है. ओके, तो ये सब हम लोग इस गिव रीजन में डिस्कस करेंगे. इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल साइज विद द डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन की बहुत सारी डाइवर्सिटी है. There was a need to strike the balance between the unity of the nation and autonomy for the region. तो इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत थी कि हम लोगों को मतलब कहीं पे आपस में टकराव ना हो और देश के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. ओके, दिस वॉज अचीव्ड बाई मेकिंग इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट. तो इसीलिए हम लोगों ने इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया ताकि ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें. पॉइंट नंबर 1, there were two sets of government as I discussed earlier and the distribution of the power between the union and the states. Remember the word union and state. Point number 2, the state have been guaranteed autonomy within their sphere. So states की जो autonomy होती है, state के जो powers होते हैं वो limited boundary तक ही exercise कर सकते हैं. Say for example ममता बनर्जी is the CM of the Bengal. तो वो गुजरात में आके रूल नहीं करेगी. ओके, सो उनकी टेरिटरी से बंगाल तक ही रहेगी. ओके, पॉइंट नंबर 3, at the same time the Indian constitution provided single citizenship, integrated judiciary and all level of all India services to maintain the unity of the nation. तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, नॉट लाइक यूएसए यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप थी. ऑफकोर्स पहले जम्मू कश्मीर में होती थी लेकिन वो भी अब अबोलिश हो चुका है. पॉइंट नंबर 4, द एमरजेंसी प्रोविजन वेर मेड टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. एमरजेंसी के प्रोविजन में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे. India transformed from federal state to unitary state during the national emergency. So what happens जब emergency declare होती है तब पूरा इंडिया एक यूनिटरी बन जाता है. तब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट रहती है जो पूरे कंट्री को गवर्न करती है. इट इज़ मोस्टली 3 स्टेजेस की एमरजेंसी होती है डेट वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. नाउ दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंक्लूजन ऑफ द फेडरल यूनिटी. ओके, very quickly we are going to move to our fifth question and it is I think the most easiest one because India is a secular country. ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और हमको पता भी है, बस आंसर में एग्जाम में आंसर से फिल्म आउट करना है. लेट्स सी. द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर वेर वेल अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर. दे वांटेड टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग रेस के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है. बट तो भी इन लोगों में यूनिटी रखनी है तो उन लोगों को ये चीज़ पता थी. सो व्हाट दे डिड. पॉइंट नंबर 1, देयर इज ए सेपरेट ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. देयर इज ए सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन. मीन्स व्हाट, कोई भी स्टेट है ना किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में काम नहीं करेगा.
मीन्स वो काम कर सकते हैं पर किसी स्पेशल रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। कहने का मतलब तो ये है कि वो किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी रिलीजन मैटर हो। ओके, इसलिए हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि स्टेट गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बायस ना हो पाए। पॉइंट नंबर 2, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। ओके, सो स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखा गया, इवन सारे के सारे स्टेट सेकुलर ही माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, द सिटीजन हैव बीन गिवन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे यहाँ पे सिटीजन्स को राइट है कि वो अपना कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। ओके, बट बाय फोर्स नहीं होना चाहिए। द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर। ओके, सो कोई भी रिलीजियस मैटर है स्टेट गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके, पॉइंट नंबर 5, द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन। तो रिलीजन के बेस पे गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। देयरफॉर इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। कंट्री भी बोल सकते हो बट स्टेट भी चलता है। नाउ इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया रिपब्लिक भी है, डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस। 1 मिनट। सो लेट अस स्टार्ट। पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन, दे एंट्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस टू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होता है एंड इन दोज इलेक्टेड मेंबर आर वर्किंग फॉर अस। ओके, सो ये हमारा कुछ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का स्ट्रक्चर है, डेट वी हैव टू टेक केयर। मॉस्किटो। आगे नंबर 1, एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज गिवन द राइट टू वोट। हमारे यहाँ पे कोई भी सिटीजन है जो 18 ईयर्स है, मेल कैटेगरी का है, फीमेल है या थर्ड कैटेगरी का भी है, तो भी उसको हम लोग वोटिंग राइट देते हैं, चाहे वो कोई भी एजुकेटेड हो या ना हो, रिच हो या पुअर हो। सो हम लोगों ने 1 वोट पर पर्सन का हम लोगों ने एक प्रोविज़न रखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, द रिप्रेजेंटेटिव आर द इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो हम लोग जो वोट देते हैं वो मतलब 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अगर बीच में गवर्नमेंट ना गिरे तो। द ट्रांसफर ऑफ पावर डज टेक प्लेस पीरियडिकली। ओके, ऐसा हो सकता है कि 5 साल ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट रही हो, अगले 5 साल को दूसरी गवर्नमेंट आई, तो ये पीरियडिकली चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि पब्लिक फेवर में वोट दे रही है या अगेंस्ट में वोट दे रही है। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। द इलेक्शन आर फ्री एंड फेयर, है ना, एंड दे आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं ना वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं, एंड इलेक्शन कमीशन ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है ना यूनियन गवर्नमेंट के आता है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, एंड इलेक्शन से कुछ दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिसको हम लोग आचार संहिता कहते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि जो पावर में जो गवर्नमेंट होती है वो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकती है। इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्शन है बिल्कुल फेयर होता है, यानी सारी पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। बिसाइड बीइंग डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सो इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट तो है पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। पॉइंट नंबर 6, द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज नॉट हेरिडेटरी, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो कोई हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है, पहले के ज़माने ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ओके, सुपर 30 का डायलॉग बोल रहा हूँ मैं शायद। एनी हाउ प्रेसिडेंट हेरिडेटरी नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, ये सारे मिलके टोटल 11 लाख वोट्स होते हैं, एंड जो जिसके भी फेवर में 5,50,000 वोट्स आते हैं तो वो मतलब प्रेसिडेंट बन जाता है, जो हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते लेकिन हमारे द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो उनको सेलेक्ट करते हैं। ओके, इनडायरेक्टली हम ही करते हैं। एनी हाउ पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। एनी सिटीजन हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर एनी पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमको फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें एक तो सब में कॉमन होगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए बराबर। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हो तो इट माइट योर एज शुड बी 25। ओके, एंड अगर आपकी एज अगर आप राज्यसभा के लिए जा रहे हो 38, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया में देन मिनिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए। इतनी कम एज में तो कोई बन नहीं पाता है। एनी हाउ पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे द डेमोक्रेटिक इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सो आपको ये सारे पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं।
फर्स्ट पॉइंट 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। सेकंड 5 साल के लिए चुने जाते हैं। थर्ड पीरियडिकली पावर ट्रांसफर होते हैं। इलेक्शन फेयर कंडीशन में होते हैं। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया। फिफ्थ में इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सिक्स पॉइंट में आपको प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होते हैं, हेरिडिटरी नहीं होता है, इनडायरेक्टली पीपल ही उसको इलेक्ट करते हैं। सेवन पॉइंट उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो मतलब सबके लिए अप्लाई होता है। ओके, सो ये दिस इज हाउ इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। मूविंग टू द सेवंथ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इंडिया इज एन इंटीग्रल एंड इनडिविजिबल फेडरेशन। अगेन इसमें भी वही बातें आपको बतानी है कि इंडिया में टोटल बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब मिलके काम करती हैं, है ना। लोकसभा है, राज्यसभा है, मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं। ऑल सच थिंग यू हैव सपोज टू बी डिस्कस इन दिस आंसर। ओके, सो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट दैट वी ऑल नो, कंसिस्टिंग, मैंने अपडेट कर दिया है 28 स्टेट्स। ओके, कुछ बुकों में आपको शायद आपकी डाइजेस्ट में या ओशन में आपको 29 स्टेट मिल सकते हैं, बट मैं अपडेट रख रहा हूँ। अगर आपको पुराना वाला ट्राइब लिखोगे, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स, बट हाँ 29 होने चाहिए, 38 स्टेट्स नहीं होने चाहिए। ओके, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। सो 7 भी मैं चला लूँगा, बट 7 के 15 ना हो जाए, यू हैव टू बी टेक केयर। ओके, फर्स्ट पॉइंट, द प्रोविजन रिगार्डिंग द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट वर्क करेगी, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, मिलिट्री यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। पॉइंट नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट आर रेप्लिकास ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विथ सम डिफरेंसेस। ओके, तो सेंट्रल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है, तो पूरे कंट्री के लिए होते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एक छोटा सा उसका एक रेप्लिका ही है। ओके, आप लोग किसी बिल्डिंग में जाते हो तो स्मॉल एक छोटे से कांच एक बॉक्स में, मिरर वाले बॉक्स में बिल्डिंग का पूरा मॉडल रखा होता है। ओके, वो पूरी बिल्डिंग रियल मॉडल है, इट्स लाइक अ सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका रेप्लिका है ना स्टेट गवर्नमेंट। एनी हाउ, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो मेंबर राज्यसभा के मेंबरशिप फिक्स होते हैं, और हर स्टेट के कुछ नंबर्स ऑफ मेंबर्स फिक्स होते हैं राज्यसभा के लिए, जो हम लोग लोकसभा राज्यसभा के वाले चैप्टर में जब जाएंगे तब वहाँ पे हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अप्रूवल ऑफ मोर देन 50% ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना हो तो 50% स्टेट्स की सहमति होनी चाहिए। ओके, you have to remember 50% of the state approval. Point number 5, during the constitutional emergency the state is placed under the president rule. जब whenever 3 कंडीशन इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, एंड जब भी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल आउट ऑफ फंक्शनल हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट के अंडर वर्क करती है, सिर्फ वही गवर्न कर सकती है। ओके, पॉइंट नंबर 6, द स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन। कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिया से अलग डिक्लेयर नहीं कर सकता। ओके, दस इंडिया इज एन इंटीग्रल एंड इंडिविजिबल फेडरेशन। ओके, 8.1, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड द डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। सो दिस थिंग वी नो इट वेरी वेल दैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा है, सबसे रिटर्न वाला है, एंड बड़ा भी है और बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है। ओके, सो हियर जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डिसिप्लिन एज एन एलिफेंटाइन। ओके, उसको हाथी जितना बड़ा बताया गया है। एंड फर्स्ट पॉइंट, कितना बड़ा है अब पता चलेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। एट प्रेजेंट इट इज कंसिस्ट 461 आर्टिकल्स डिवाइडेड इंटू 22 चैप्टर्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके, जो तो बुक में हमको इतना दे रखा है, और ये अपडेट वर्जन के साथ है। सेकेंड पॉइंट, डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर द इंडियन जुडिशरी हैव बीन मेड। सो कैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट वर्क करेगी, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी, कैसे हमारी जुडिशियल सिस्टम वर्कआउट करेगी, ये सब कुछ हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। थर्ड पॉइंट, डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन मेड। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, इन सब के बारे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ये सब कुछ क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ पॉइंट,
द यूनियन स्टेट relation, emergency provision relating to the election, civil services, provisions of the SC, ST, OBC have been made in the constitution. सो हमारे यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कैसे एक साथ मिलकर काम करेगी, एमरजेंसी प्रोविजन में कैसे हमारी गवर्नमेंट वर्कआउट करेगी, इलेक्शन के प्रोसीजर कैसे होंगे, सिविल सर्विसेज कैसे वर्कआउट करेगी, हमने स्पेशल कुछ प्रोविजन से बनाए हैं SC, ST एंड OBC के बारे में, वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट अक्षरों में डिफाइन किया हुआ है. ओके, दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इन द वर्ल्ड. सो यहाँ पर हम लोगों ने सारे गिव रीजन कवर अप कर लिए हैं. अब हम लोग कोई पर्टिकुलर वर्ड लेंगे. एग्जाम में एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज, ये आपको ये टोटल 10 टर्मिनोलॉजी आ सकती हैं जो आपको ध्यान रखनी है. पहली जो फर्स्ट वन है ड्यूअल सिटीजनशिप. यहाँ पर अगर आप देखो ना तो इन द, अब मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हमारे टेक्स्ट बुक में जम्मू कश्मीर के बारे में दे रखा है, पर जम्मू कश्मीर का जो केस है वो फिनिश हो चुका है. सो मैं अभी यूएस के लिए जा रहा हूँ. इन द फेडरल स्टेट लाइक द यूएसए सिटीजन हैव गिवन डुअल सिटीजनशिप. लाइक यूएसए में जो होता है वहाँ पे 2 डुअल सिटीजनशिप होती है, एंड दे आर द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज ऑफ द स्टेट इन विच दे रिजाइड एंड रजिस्टर्ड एज वोट. Although India is a federal state, there is no dual citizenship. So इंडिया के लिए क्लियर कट लिखा गया है कि अभी कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है. डुअल सिटीजनशिप सिर्फ यूएसए में होती है. उनके पास एक तो यूएसए की सिटीजनशिप होगी, प्लस उनके पास जो स्टेट में वो रहते हैं. ओके, फ्लोरिडा हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है. पॉइंट नंबर ओके, सेकेंड टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? बाई कैमरल है. 2 हाउसेज हैं इसमें, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओनली दिस मच यू हैव सपोज टू बी मेंशन. अ कंट्री लेजिस्लेटिव बॉडी. लेजिस्लेटिव बॉडी किसको कहेंगे? जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं. ओके, हमारे द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो मतलब पार्लियामेंट में जाते हैं और कानून बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रीज लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड द पार्लियामेंट. उसको ही हम लोग पार्लियामेंट कहेंगे. इन इंडिया वी हैव बाई कैमरल पार्लियामेंट्री मेथड विद राज्यसभा एज अ अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस. आपको बस इतना ध्यान रखना है. L फॉर लोकसभा, L फॉर लोअर हाउस, बाकी राज्यसभा अपर हाउस ऑटोमेटिकली हो जाता है. ओके, सो नेवर बी कंफ्यूज. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ SS मैंने ये मिस्टेक की थी, तब से मैंने ये पकड़ के रख लिया था कि L फॉर लोकसभा, L फॉर लोअर हाउस. थर्ड वन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे जिम्मेदार सरकार. सो हम लोग किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी इंसान को जिम्मेदार कब कहते हैं? जब उसको बार बार बताना ना पड़े. ओके, आपको आपके पेरेंट्स ने बताया कि बेटा स्कूल में होमवर्क लेसन चला लें, आपको CW कंप्लीट कर लेनी है. 1-2 बार बताया तो समझ में आता है, फिर आप नॉर्मली वो चीज़ करने लग जाते हो, तो आप क्या हो गए? रिस्पॉन्सिबल हो गए. लेकिन बार बार आपको अगर किसी चीज़ को बताया जाए तो फिर वो आप लोगों को फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं कहा जा सकता. ओके, when the elected government fulfill its duty on working for the welfare of the country and enhance its progress, the government is called responsible government. कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, चुनी हुई गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम करती है, स्पेशली उनके वेलफेयर के लिए, और जिससे हमारे देश का मतलब प्रोग्रेस होता है, तो उस गवर्नमेंट को हम लोग कहेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. ओके, अगेन ड्यूअल सिटीजनशिप में आपको बताना है, यूएसए का कंपेरिजन करना है, पार्लियामेंट्री में अपर हाउस लोअर हाउस याद रखना है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. पॉइंट नंबर 4 यूनियन लिस्ट. ओके, सो यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, सिंपल मैं एक बार ऊपर से समझा देता हूँ, फिर हम लोग रीडिंग के लिए जाएंगे. यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होते हैं, 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, और क्या क्या उसके अंदर में आता है वो सब आपको याद रखना है. स्टेट लिस्ट अगेन कितने डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है, और कौन से डिपार्टमेंट आता है. कॉन्करेंट में दोनों साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती हैं, और कौन सी चीज़ें उसमें कवर होती है. एक रेजिडुअली पावर भी आएगा, डेट वी आर गोइंग टू सी लेटर, पर पहले यूनियन लिस्ट पे आ जाते हैं. The list of the subject whose power are given to the central government is called the union list. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होता है उसको हम लोग यूनियन लिस्ट में कवर अप करेंगे. पॉइंट नंबर 2, देर आर 97 such subjects in the union list. तो 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हम लोग यूनियन लिस्ट में कवर करेंगे. थर्ड पॉइंट, इट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस. तो इसमें क्या क्या आता है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब उसमें कवर अप होता है.
State list. The list of the subject whose power are given to the state. Power given to the state is called the state list. In India, the state list comprises 66 subjects. So, how many subjects? 66. It mainly consists of the subject of the law and administration, state government institution, police, local government, agriculture, health, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब उसमें कवर अप होता है. अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स द लिस्ट ऑफ द पावर दैट आर कॉमन कंसर्न फॉर बोथ टू बोथ. दैट मीन्स द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे दोनों के लिए दोनों को पावर शेयरिंग दी गई है, दोनों को मिलकर साथ में काम करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट. तो कितने सब्जेक्ट इसमें कवर अप होते हैं? 47. एंड दिस लिस्ट सब्जेक्ट लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ट्रेड एंड यूनियन आर कवर अंडर दिस कॉन्करेंट लिस्ट. रेसिडरी पावर्स. देर आर सर्टेन सब्जेक्ट विच आर nowhere, that means nowhere in the state government and the central government. So those subjects are going to be covered by the central government itself, and उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेसिडरी सब्जेक्ट, एंड इसको हम लोग रेसिडुअल पावर भी कह सकते हैं. सब्जेक्ट दैट आर नाइदर इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट और नॉर इन द यूनियन इज नोन एज द रेसिडरी पावर. इसको हम लोग रेसिडरी पावर कहेंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडरी सब्जेक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंसर्न करेगा. कोरोना वायरस का डिपार्टमेंट पहले किसी के पास नहीं था, बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी. नाउ द डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी हम लोगों को बचपन में बहुत सिंपल डेफिनेशन सिखाया गया था. डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. दैट्स इट, हो गया. शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन. बट राइट नाउ वी आर इन स्टैंडर्ड 9, सो हम लोगों को थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन लिखना है. सो फर्स्ट पॉइंट, द टर्म डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, डेमो प्लस क्रेटोस. डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस मतलब पावर. डेमोक्रेसी में सारा पावर किसके पास होता है? लोगों के पास ही होता है. तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? पावर ऑफ पीपल. प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ओके, मतलब हम लोग नहीं सुधरने वाले, वो डेफिनेशन तो एनी हाउ यूज़ कर ही लिया. बट येस, इट वॉज गिवन बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन. So now we are going to discuss the MCQ part, multiple choice question, where one question you are given 4 options and इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. वेल, आई एम द लेजी पर्सन, सो मैंने वो 4 ऑप्शन टाइपिंग करना बिल्कुल मतलब मुझे बोर लग रहा था, तो मैंने वो टाइप नहीं किया है. वेल, यू विल फाइंड आउट इन योर एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक. सो मैंने डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया है. आप लोग ढूंढ लेना ABCD जो भी है, EFG जो भी आता हो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कंप्लीटेड. ये कब हुआ? इन द ईयर 1949, जो वन ऑफ द ऑप्शन था. हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन द सेंट्रल लिस्ट. अभी हमने पढ़ा 97. हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड अपेंडाइज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अवेलेबल ऑप्शन में से जो 395 एंड 12 सही होता है उसमें से. हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कमिटी. ऑफकोर्स ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर. व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कम इनटू एग्जिस्टेंस. कब से आया? 26 जनवरी 1950 से. एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी. फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी. सो टोटल 385 मेंबर्स थे उस असेंबली को फॉर्म करने के लिए. एंड इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री बिकॉज इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. वेरी सिंपल, यू हैव टू बी रिमेंबर. अच्छा, ये उन स्टूडेंटों के लिए गुड न्यूज़ है जो इतना बड़ा चैप्टर के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिख लिख के बोर हो गए हैं. उनके लिए मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन ओमिट कर दिया है. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मैंने उसको ओमिट क्यों किया है. मैं आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ. राइट अ डिटेल नोट ऑन द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देर आर टोटल 14 सेलिएंट फीचर. उसके लिए मैंने एक अलग से लेसन नंबर 8 का पार्ट 2 पूरा कवर किया है. तो आप इतने सारे सेलिएंट फीचर लिखने बैठोगे, पॉसिबल ही नहीं है. ओके. एंड पार्लियामेंट्री मेथड, फेडरल एंड द सोल प्लानिंग फेडरेशन एंड फ्री जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जुडिशल रिव्यू. सो ये आपको कुछ सिलेक्टिव चीज़ें दी गई हैं. हाँ, इनके बारे में अगर मैं अलग से पूछूँ तो आप लोग कर सकते हो. ये पार्लियामेंट्री मेथड भी थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ओके. सो दोज हु आर राइटिंग आंसर्स, उनके लिए आंसर ओमिट है. पर हाँ, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए. एग्जाम में इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है. ओके. सो दिस इज द एंडिंग ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8.
क्वेश्चन आंसर डिस्कस। ऑफ कोर्स हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर लिए। होप सो यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। बहुत गर्मी है। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो।